अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। ऑसिलेशंस का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। आसान भाषा में, जब कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही होती है, टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम कहां पर होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम कहां पर होती है, और सबसे अहम बात, क्या पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम होती है मीन पॉइंट पर हमेशा जीरो होती है। आपने अक्सर पढ़ा होगा अपनी क्लासेस के अंदर कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम परफॉर्म करती हुई बॉडी की क्या होती है, जीरो होती है, और वो मीन पॉइंट पर होती है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट हमेशा ट्रू है? क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर दो सवाल आपको नजर आ रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का, एक आगा खान यूनिवर्सिटी का। इन दोनों के अंदर इस कॉन्सेप्ट की नफी होती है कि मीन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जरूर होती है, लेकिन जीरो हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो आज के लेक्चर में यही सब और बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली एनालाइज करते हुए आगे चलेंगे। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा नन्हा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। साथ ही साथ इस लेक्चर के अगर आप खुद से नोट्स बनाओ तो ये सबसे अच्छा है, वरना मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाकर अपलोड कर दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसके अंदर होमवर्क क्वेश्चंस भी डले हुए होंगे जो आपने लेक्चर करते ही कर लेने, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए। देखो बच्चे, जब कभी भी आपके पास कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कोई हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, यहाँ हमारे पास कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ यहाँ पे हमारे पास कोई एक मास कनेक्ट हुआ हुआ है, और ये भी कहाँ पे रखा हुआ है, मीन पॉइंट पर रखा हुआ है। हमें ये बात पता है कि अगर मैं इस मास को आगे लेके जाऊंगा और यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये मास ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करेगा अबाउट द मीन पॉइंट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इस वाइब्रेटिंग बॉडी के पास जो टोटल एनर्जी है उसको मेरे बच्चे हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं या दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं वो कौन कौन सी है, फिर दोनों एनर्जीज को बारी बारी तफसील से, डिटेल से देख लेंगे। ये जो बॉडी आपके पास वाइब्रेट कर रही है, जो कोई भी बॉडी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसकी जो कुल मिला के एनर्जी होती है उसको आप दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हो। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी किस वजह से? काइनेटिक एनर्जी होती है मेरा बेटा इस बॉडी के मोशन की वजह से, इस बॉडी की मूवमेंट की वजह से। आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो वो हमारे पास था काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला, हाफ mv²। तो अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है, स्पीड है, इसका मतलब उसके पास यकीनन क्या मौजूद होगी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं, जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है वेलोसिटी बढ़ रही होती है, मीन से एक्सट्रीम पे जाती है फिर कम हो रही होती है। तो गोया बॉडी के पास हर लम्हे क्या मौजूद है, वेलोसिटी मौजूद है। तो इसका मतलब बॉडी के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास आती है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन की वजह से। क्या मतलब सर, जरा रिवाइज करो, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या थी? मान लो ये मार्कर है और ये मेरा हाथ नहीं है, अर्थ का सरफेस है। अगर ये मार्कर अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है और अर्थ का सरफेस ही मेरा रेफरेंस है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे मैं मार्कर को लिफ्ट अप करूंगा कुछ हाइट एच तक, तो गोया मैंने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में काम कर दिया इसके ऊपर, तो इसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही छोड़ूंगा मार्कर भाई साहब कहां आएंगे, नीचे आएंगे। पॉइंट समझ में आता है? गोया के आप जिस फोर्स फील्ड के अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के लिए डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए नहीं होती। ये सारी बात हम लोग वर्क पावर एनर्जी में बहुत डिटेल से कर चुके हैं। आसान भाषा में, जब कभी भी आप किसी फोर्स फील्ड के अंदर बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर कोई वर्क डन करोगे और आप जो बॉडी पे काम करोगे अगेंस्ट द फील्ड करोगे, यानी कि फील्ड कुछ और चाह रही है, आप उसका उलट कर रहे हो। जैसे देखो, अगर मैं इसको छोड़ता हूं, ये कहां आ रहा है, नीचे। गोया के अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड चाहती है कि बॉडी ऊपर से नीचे आए, लेकिन मैं बॉडी को कहां लेके जा रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही
यहां देखो, इस मिसाल से समझ लो, अभी स्प्रिंग आपके पास अपनी नेचुरल लेंथ के ऊपर है, ना स्ट्रेच हुआ हुआ है ना कंप्रेस हुआ हुआ है, स्प्रिंग ऐसे ही रहना चाहता है। अगर मैं जबरदस्ती मास को आगे ले जाता हूं, यानी कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे ही छोड़ूंगा, रीस्टोरिंग फोर्स इसे वापस लेकर आएगी, फिर इनर्शिया आगे लेके जाएगा। अब जब ये कंप्रेस हो रहा है, स्प्रिंग तो नहीं चाहता वो कंप्रेस हो, ना स्ट्रेच होना चाहता है ना कंप्रेस होना, फिर रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वापस लेकर आएगी, फिर इनर्शिया आगे लेके जाएगा। तो गोया हर वो सिस्टम जिसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद है, गौर से सुनना, हर वो सिस्टम जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद है, उसके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप मीन पॉइंट से दूर जाओगे, रीस्टोरिंग फोर्स हरकत में आएगी, गोया वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। क्योंकि आप अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर हो रही है, उस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और वो बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन पे लाने का सबब बनेगी। तो मैंने क्या बताया, जल्दी से समराइज करता हूं। जो कोई भी बॉडी मेरा बेटा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी, उसके बाद जो टोटल एनर्जी होगी, इसको मेरे बच्चे हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम भी देते हैं। वो हमारे पास कौन सी होती है, एक काइनेटिक है और एक पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक चीज का ख्याल करना, मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम तो एक डेफिनेशन है या एक एग्जांपल है एसएचएम की। सिंपल पेंडुलम भी है, सिंपल पेंडुलम के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो आसान भाषा में, जैसे जैसे आपका एसएचएम परफॉर्म करती हुई बॉडी मीन से दूर जा रही होगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द फील्ड काम कर रही है, फील्ड चाह रही है वापस मीन पर आए, ये अगेंस्ट द फील्ड काम कर रही है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, हम जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसमें हमने ये माना हुआ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही, कोई विस्कस फोर्स, कोई ड्रैग फोर्स, कोई किसी किस्म की डिसिपेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही, जो कि आपके पास ये इनकी कंजर्वेशन को वायोलेट करेगी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा, जितनी तरह के क्वेश्चंस इससे पॉसिबल हैं मैं सारे यहीं पर कवर करता चला जाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी का जो मेरा बेटा हमारे पास हमारी बेस इक्वेशन है, या हमारे पास हमारा बेस फॉर्मूला है, दैट इज हाफ mv²। v से क्या मुराद है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। समझ आती है? अच्छा, हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज v इक्वल्स ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। पढ़ी थी ये चीज, ड्राइव भी किया था, बताया था कि इसका ग्राफ जो होता है vx का ग्राफ एलिप्स होता है। ठीक है, GI की आई का क्वेश्चन भी एक डिस्कस किया था। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहां पे ले जाके इसके अंदर पुट करता हूं, तो मेरा बेटा ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m, और v की जगह पे आ गया मेरा बेटा ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ गया स्क्वायर। अगर हम थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज कर लें आगे चलने से पहले, तो भाई साहब इसमें m से मुराद है मास, जो भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है उसका कोई मास होगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा मेरा बेटा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम होती है। आती कहाँ से है? हमारे पास एसएचएम की फोर्स इक्वेशन थी F इक्वल्स माइनस के एक्स। ये है रीस्टोरिंग फोर्स, ये है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। जैसे अगर मास स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट न्यूटन में मीटर है। एक्स है डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन शो कर रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज एंटी पैरेलल। फिर अगर मैं एफ की जगह पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करूं तो दिस विल बी एम ए, ये हो जाएगा। और अल्टीमेटली मेरा बेटा a विल बी इक्वल टू माइनस का k डिवाइडेड बाय m, ब्रैकेट में आ गया x। ये k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। तो इसको आप रिप्लेस कर देते हो ओमेगा स्क्वायर से। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है, आप देखो गौर से, ये ओमेगा स्क्वायर किसकी जगह पे आया हुआ है? ओमेगा स्क्वायर आपके पास k अपॉन m की जगह पे आया है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम या ऑफ द एसएचएम, और इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो अगर यहां से मैं m को एक तरफ ले जाऊं तो ये बनेगा m इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू k। तो ये सब चीजें जहन में रखिएगा बेटे, ताकि आपको याद ना करना पड़े कोई भी कॉन्सेप्ट। अब ये देखो भैया,
ये आपके पास जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ओमेगा पे भी उतरेगा और ये स्क्वायर यहाँ पे इस पे भी उतरेगा, रूट पे भी, ठीक है। अल्लाह के वास्ते ये रूट से स्क्वायर को डायरेक्ट कैंसिल मत करना, ये स्क्वायर दोनों चीज़ों पे उतरेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम आया एज इट इज, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। जब स्क्वायर यहाँ रूट पे उतरेगा तो रूट को मार देगा, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, समझ आती है। m इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, के लिख सकता हूं, तो जनाब हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। अक्सर जगहों पे आप देखोगे तो यहां पे छोटा सा एक x लिखा हुआ होता है। ये छोटा सा x क्या शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर ये क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी समझते हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखो बिल्कुल स्टार्ट में देखो, मैंने आपको ये बात बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के पास वो एनर्जी है जो बॉडी के मोशन की वजह से होती है, बॉडी की वेलोसिटी की वजह से होती है, बॉडी की स्पीड की वजह से होती है। दिखाई दे रहा है, स्पीड ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, स्पीड कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। एसएचएम का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। अगर यहां पे मेरे पास एक एक्सट्रीम पॉइंट है और यहां पे मेरे पास एक और मान लीजिए एक्सट्रीम पॉइंट है, तो भाई साहब हमें पता है ना, एक नेगेटिव एक्सट्रीम है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है। जब आपके पास बॉडी ऐसे पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर दूर जा रही होगी मीन से, फिर कम होगी वेलोसिटी और यहां पे जीरो हो जाएगी एक्सट्रीम पे, फिर आ रही होगी मीन की तरफ, वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर दूर जा रही होगी, कम हो जाएगी और यहां पे आके जीरो हो जाएगी। क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ या ना? जितना बॉडी मीन के नजदीक है वेलोसिटी बढ़ेगी, जितना मीन से दूर है वेलोसिटी कम होगी। गोया जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। गोया के मीन से डिस्टेंस चेंज करने पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यही तो लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप वैसे यहां से देख लो, x का वैल्यू कम ज्यादा करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, चेंज होगा। भाई ये तो आपके पास फोर्स कांस्टेंट है, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड चेंज कहां होता है, जब एक बार आपने मान लो बॉडी को यहां से घसीट के 4 मीटर पे ले आए, अब हमने माना भाई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो भाई साहब ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, बॉडी यहां से 4 मीटर कवर करेगी यहां, फिर 4 मीटर कवर करेगी यहां, फिर बॉडी सारी जिंदगी इन्हीं दो एक्सट्रीम +4 और -4 के बीच में चलती रहेगी। पल्ले पड़ गया, सही है। अब देख लो, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने एक और चीज देखी थी, अभी देखी कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी भाई साहब, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और वेलोसिटी मैक्सिमम में पता है कहां पे होती है, मीन पॉइंट पर होती है। और मीन पॉइंट का मतलब क्या है, x = 0। भाई x = 0 क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट नापते कहां से हो, मीन से ही नापते हो। तो अगर मैं यहां पर इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है हाफ के, ये के फोर्स कांस्टेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा हुआ है, इसको कंफ्यूज ना करना, इसलिए मैं यहां पे के ई पूरा लिख रहा हूं ताकि परेशानी ना हो। ठीक है भैया, चलो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर रहा एज इट इज, ये हो गया 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। क्या आंसर आ रहा है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, अच्छे से नोट कर लेना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में कितनी हो सकती है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक और तरह से भी निकाल के देख लो जरा इसको। देखो हमने अभी बात की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। अच्छे से देखिएगा। अच्छा ये सारी चीजें जो मैं करा रहा होता हूं ना बच्चे, ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में आपको हेल्प आउट करेंगी, इसलिए अलग अलग तरह से करके दिखा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब मैं वेलोसिटी मैक्सिमम कर सकता हूं। हमें ये बात पता है वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, मीन पॉइंट पे होती है। और मुझे एक और बात पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ±ω(x0)। ऐसे ही है। देखो भैया, अगर बॉडी पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में सफर कर रही है, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो -ω(x0) होगी। अगर बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रही है तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो +ω(x0) होगी। वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ये सारी बहस हमारी हो चुकी है। यहां लाके आप पुट कर लो भाई, चाहे आप +ω(x0) पुट करो या -ω(x0) पुट करो, स्क्वायर होगा तो साइन तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन रहा है भाई, हाफ m(ω²) x0 का स्क्वायर। बोल भाई समझ आ गया, ω(x0) पुट किया, ठीक है। m(ω²)
किसके बराबर है, के के बराबर है, तो ये बन जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, इसको नोट कर लेना कि चाहे आप इस एक्सप्रेशन से आंसर निकालो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, या डायरेक्टली आप मैक्सिमम वेलोसिटी को पुट करके निकालो, दोनों से आप चेक करो आपका आंसर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या आ रहा है भाई साहब, सेम आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया। काइनेटिक एनर्जी मोशन पर डिपेंड करती है, और चूंकि जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। जैसे जैसे बॉडी मीन की तरफ आ रही है वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मीन पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। देख लिया, समझ लिया। अब मिनिमम की भी बात कर लेते हैं। देखो भैया, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां होगी, जहां पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। वेलोसिटी मिनिमम कहां होती है, एक्सट्रीम पॉइंट पर होती है। एक्सट्रीम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल प्लस माइनस एक्स नॉट से, और वेलोसिटी मिनिमम कितनी होती है भाईजान, जीरो होती है। तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पर जीरो होगी। निकालना चाहो निकाल के चेक कर लो। यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ गया एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपकी बॉडी एक्सट्रीम पे पहुंच गई तो या तो प्लस एक्सट्रीम पे होगी या माइनस एक्सट्रीम पे, या तो प्लस एक्स नॉट होगा या माइनस एक्स नॉट, एक्स का वैल्यू। तो चाहे आप प्लस एक्स नॉट रखो चाहे माइनस एक्स नॉट, स्क्वायर कर दोगे तो वो एक्स नॉट का स्क्वायर ही बन जाएगा। ये और ये मर गया, क्या आंसर आ रहा है, जीरो आ रहा है। अच्छे से नोट कर लेना और ये चीज लिख लेना कि मेरा बेटा आपके पास जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो या हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के दरमियान में होगी। ध्यान में रखिएगा, जीरो कहां पे होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पे, और हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर कहां पे होगी, मीन पॉइंट पे। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। अभी आपको आगे पता चलेगा कि इनकी क्या अहमियत है। क्लियर हो गया। कॉपी कर लो, इसका ग्राफ बना रहे काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोग ड्रॉ करने लगे हैं हमारा ग्राफ। अच्छे से देखिएगा ग्राफ को, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। चलो, यहां पे मैंने कंसीडर की हुई है जनाबे वाला काइनेटिक एनर्जी, यहां पे मैंने कंसीडर की हुई है जनाबे वाला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास बनता है हमारा ग्राफ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा यू शेप में। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनता है कि जो ग्राफ है ना मेरा बेटा, पहले तो ये नोट कर लो, ये ग्राफ आपके पास है एक अदद पैराबोला, कप डाउन पैराबोला। ठीक है, ये आपके पास है एक्सट्रीम पॉइंट प्लस एक्स नॉट, ये आपके पास है एक्सट्रीम पॉइंट माइनस एक्स नॉट, ये मेरा बेटा आपके पास है एक्स इक्वल्स जीरो, जिसको आप मीन पॉइंट कह रहे थे। ठीक है, और यहां पे आपके पास ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये चीज आपने अभी पढ़ी है। देखो, जैसे जैसे आप मीन की तरफ आ रहे हो वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, फिर ऐसा ऐसा काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है। देखो भैया, जब आप एक्सट्रीम पर थे काइनेटिक एनर्जी जीरो, थोड़ा सा आगे आ गए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और आगे आ गए और बढ़ गई, और आगे आ गए और बढ़ गई, मीन पर आ गए मैक्सिमम हो गई, और आगे जा रहे हो अब काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एक्सट्रीम पर वापस क्या हो गई, जीरो हो गई। ग्राफ समझ आता है। एक आपके पास कप डाउन पैराबोला बनता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनता है, कुछ इस तरह करके बनता है ये, तो ये जहन में रखिएगा, ये कुछ इस तरह करके आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यू शेप में नहीं होता, वो बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपने बनाना है। ठीक है, तो बनेगा इसी तरह की चीज, थोड़ा सा ये इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो माइनस एक्स नॉट से प्लस एक्स नॉट, जो आपका मीन पॉइंट है वहां पे कैसी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम पे आपके पास कैसी वैल्यू आ रही होगी, जीरो आ रही होगी। अब ये पॉइंट अपने पास नोट भी कर लो कि इसका ग्राफ जो है ये कौन सा ग्राफ बनाया मेरा बेटा, मैंने काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया है। ये एक अदद क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है। वैसे आप चाहो तो ये चीज आपको इस इक्वेशन से भी नजर आ रही है, आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये बन रही है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, जिससे के थ्रू आप अपना वो बनाते हो ना, प्रोजेक्टाइल बनाते हो अपना, तो ये कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन आती है। तो ये आपके पास कुछ वैसी इक्वेशन है, एक तरफ पावर 1 है, एक तरफ पावर स्क्वायर है, तो उससे भी आपको पता चल रहा है कि ये कैसी बनेगी, पैराबोला बनेगा। ठीक है, चलो एक बात तो ये क्लियर हो गई, और इसके अलावा इसमें कोई चीज नहीं है। चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं। सर कितने फॉर्मूले बेटे, दो तरह के फॉर्मूले। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी को एज ए डिस्प्लेसमेंट शो किया है, अब काइनेटिक एनर्जी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम शो करेंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनर दोनों से सवाल पूछता है, इसलिए हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। अच्छा देखो भाई, वापस काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के पास किस वजह से होती है, उसके मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। अब देखो भैया,
अगर मैं ये मान लूं कि ये बॉडी मेरे पास टाइम t इक्वल 0 पर मीन पोजीशन पर थी, कहां पे थी? जब मैंने इसका साइकिल पढ़ना शुरू किया, बॉडी तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही होगी, लेकिन जब मैंने इसका साइकिल पढ़ना चालू किया तो बॉडी कहां पे थी? मीन पर थी। और मीन से कहां जा रही है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रही है। ये चीज मैं लिख भी रहा हूं, बॉडी इज एट द मीन पोजीशन एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। कौन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। x इक्वल्स प्लस एक्स नॉट। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशंस लिखूं, ये इक्वेशन सारी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं, रट्टा हमने कुछ भी नहीं मारा हुआ। तो ये बनेगा x की वैल्यू आएगी x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि फेज एंगल तो जीरो हो जाएगा। और जो v की इक्वेशन आएगी वो आएगी मेरा बेटा एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यही आएगी। आगे एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो, इसको डेरिवेट कर दोगे या a इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दो, एक ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि हमने m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है? k लिखा हुआ है। मास है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है? आपका फोर्स कांस्टेंट है। अगर यहां पे लाके वो v की वैल्यू डालूंगा तो देखो भाई काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनता है? हाफ m, और मेरा बेटा v की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनेगा हाफ m एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये स्क्वायर कॉस के फंक्शन पे, ओमेगा और टी पे नहीं है, जहन में रखिएगा ये बात। यानी कि ये दो अलग चीजें होती हैं। यहां देख लो जरा, देखो भैया अगर आपके पास लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो ये अलग बात है, और अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 30 का स्क्वायर तो ये अलग चीज है। इसमें आप पहले 30 का स्क्वायर करोगे फिर साइन का फंक्शन अप्लाई करोगे, इसमें आप पहले साइन 30 डिग्री निकालोगे फिर स्क्वायर लोगे। तो यहां पे ये चीज लिखी हुई है, ये चीज ये लिखा है ना कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो आप कॉस ओमेगा टी का वैल्यू निकालोगे, जो भी आंसर आएगा उस पर क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। इन सब चीजों का जहन में रखते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, साथ ही साथ देख लो ये m ओमेगा स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है, और m ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? k के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर हो गया भाई साहब? ये तो यहां पे हम छोटा सा ही लिख देते हैं t। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस एक्सप्रेशन से आपको नजर आ रहा है, इस एक्सप्रेशन से नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप बोलोगे सर आप भी अजीब मजाक करते हैं, पहले आपने कहा काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, अब आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी टाइम का फंक्शन है। देखो इसको ऐसे समझ लो, मान लो एक बड़ा बॉस है, एक उससे छोटा बॉस है, और फिर आप हो। आपको जो आपके ऊपर बॉस है वो सैलरी देता है, उसको उससे ऊपर वाला पैसे देता है। तो आप एक्चुअल में तो सबसे ऊपर वाले के एम्प्लॉय हो, लेकिन आपका इमीडिएट बॉस आपसे ऊपर वाला है, उससे ऊपर भी एक बैठा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट खुद भी तो टाइम की वजह से चेंज हो रही है। अरे भैया टाइम t इक्वल 0 पे अगर बॉडी यहां थी, मान लो 4 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, तो टाइम t इक्वल 0 पे अगर बॉडी यहां है तो 1 सेकंड बाद यहां होगी, फिर 1 सेकंड बाद यहां होगी, फिर 1 सेकंड बाद यहां होगी, फिर 1 सेकंड बाद यहां होगी। तो डिस्प्लेसमेंट खुद टाइम की वजह से चेंज हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये सब बातें एक ही हैं, परेशान नहीं होना कि सर हमें क्या क्या रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप स्टार्ट से कहानी की तरह एसएचएम को पढ़ते चल रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट का फील आ रहा होगा जबरदस्त करके। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम जो है वो सबसे बड़ा बॉस है, इसलिए कहा जाता है टाइम को जाया मत करो, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है, उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो एग्जामिनर जैसे पूछेगा हम वैसे कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी और टाइम का, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें कर लें जरा। यहां पे यहां एक्सप्रेशन लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? हाफ, ये पढ़ा के एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। ये स्क्वायर बेसिकली कॉस पे ही है, मतलब पहले कॉस ओमेगा टी करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। ठीक हो गया। अब मैंने वैल्यूज कहां पे निकालनी है अच्छे से देखना। एक बार निकालूंगा टाइम टी इक्वल 0 पे, एक बार निकालूंगा टाइम टी इक्वल t/4 पे, पहला क्वार्टर हो गया। एक बार निकालूंगा टाइम टी इक्वल 2t/4 पे, इसको आप t/2 भी कह सकते हो। एक बार निकालेंगे टाइम t इक्वल 3t/4 पे, एक बार निकालेंगे टाइम t इक्वल 4t/4 पे, इसको आप कैपिटल T भी कह सकते हो। क्लियर हो गया?
देखो भाई, रट्टा नहीं मारना पड़े, इसी के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। और इस इतने कॉन्सेप्ट से, जो अभी मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, इतने कॉन्सेप्ट से बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी है बोलान मेडिकल के नाम से, उसका डायरेक्ट एक क्वेश्चन है जो हम फौरन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इतनी इंफॉर्मेशन से, रट्टा ना मारना पड़े, इसलिए सब ग्राफ हमें इस तरीके से ड्रॉ करने पड़े। अब देखो मैंने क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारे डिफरेंट टाइम्स के ऊपर मुझे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो करके देख लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। करो। देखो भाई साहब, हमारे पास अगर मैं टाइम t इक्वल 0 पे करता हूं तो देखो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर तो आ गया मेरे पास एज इट इज। आगे कॉस ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा होता है मेरे पास 2 पाई बाय कैपिटल टी, मल्टीप्लाई बाय टी की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ऊपर आ गया स्क्वायर। देखो भैया 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो आंसर 0 होता है, और कॉस 0 इज 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। देख रहे हो भाई साहब क्या आंसर आ रहा है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। सही है। अब यहां भी देखते हैं जरा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लो। 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर तो आ गया एज इट इज। अब ये निकालना है कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा कितना है जनाब, 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है t/4 और ऊपर आ गया स्क्वायर। देखो t से t मर गया, ये 2 1 जा 2 2 जा, π/2 मतलब 90 डिग्री। कन्वर्ट कैसे करते हैं भाई, रिवाइज कर लो ये भी। अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करोगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई मर गया, 2 से 180 काटा, क्या आंसर आ रहा है 90 डिग्री। तो ये लिखा है 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। सेट है। अब यहां देखो जरा, अभी बड़ी जबरदस्त चीज आने वाली है, अच्छे से फोकस करो। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एज इट उठा के लिखा, आगे कॉस ओमेगा टी और ऊपर स्क्वायर आ रहा है। ओमेगा तो मुझे पता है ना 2 पाई बाय कैपिटल टी के बराबर है, और ये टी कितना गिवन है यहाँ पे, t/2 के बराबर है यहाँ पे। ये 2 से 2 मर गया, t से t मर गया, पाई पाई को ऐसे कन्वर्ट करेंगे 180 डिग्री आएगा। कॉस 180 डिग्री होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, +1 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज आ गया हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देख लो भाई, अगर अभी भी समझ में नहीं आया, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया जनाब कॉस ओमेगा और मल्टीप्लाई बाय टी कितना है यहाँ पे 3t/4, जो मर रहा है मार दो, t से t मर गया, 2 1 जा 2 2 जा, 3 π/2 कन्वर्ट करोगे 270 डिग्री, 270 डिग्री होता है वही -90 डिग्री होता है, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर 0 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल कम आउट टू बी 0। अब यहाँ आखिरी वाले को भी देख लो भाई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ये एज इट इज आ गया, आगे आ गया आपके पास कॉस ओमेगा, ओमेगा टी, ओमेगा कितना है 2 पाई बाय कैपिटल टी, और टी कितना है मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे कैपिटल टी के बराबर है, टी से टी मर गया और ऊपर स्क्वायर भी आ गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई का मतलब है 360, 360 का मतलब है कॉस 360 डिग्री इज 1 और 1 का स्क्वायर 1, क्या आंसर आ रहा है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई साहब। पहले इतनी, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी आई है तो पहले यहीं पे वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके एक बार ये फैक्टर अपने हाथ से कर लो, ताकि जो मैं आगे बताने लगा हूं उसमें आपको कॉन्सेप्ट का फील लाजमी आ जाए। फील नहीं आया तो मजा नहीं, सारे पैसे फील करें। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम। ये आ रहा है भाई साहब हमारा ग्राफ प्लॉट होने लगा है, और यहां पे वैल्यूज मार्क कर लेते हैं जरा। ये हो गई हमारी टाइम t इक्वल 0, टाइम t इक्वल t/4, ये हो गई हमारे पास t/2 या 2t/4, ये हो गई 3t/4, ये हो गई जनाबे वाला 4t/4। अगर आप नोट करो तो आपको दो ही तरह की वैल्यूज मिल रही हैं, क्या, मैक्सिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और फिर 0 मिल रही है। तो देखो भैया, इसको आपने कह दिया दिस इज टाइम t इक्वल 0, दिस इज t/4, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज फाइनली t या 4t/4, जो कहना है कह लो। ठीक है, अब यहां पे देखो भैया, आपको सबसे पहले मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू, तो भाई मैक्सिमम, अगली मिली फिर 0, फिर अगली मिली आपको मैक्सिमम, फिर अगली मिली 0, फिर अगली मिली आपको मैक्सिमम। चेक कर लो, यही वैल्यूज है। 0 पे जो टाइम t इक्वल 0 पे मैक्सिमम वैल्यू हाफ, ये जो वैल्यू मार्क की है ना भाई साहब, ये समझ जाना ये कितनी है, ये वाली वैल्यू, दिस इज हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो ये तीनों पॉइंट्स हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के हैं। अब ये टाइम t इक्वल t/4 पे क्या है 0 है, तो 0 मार्क कर दिया ये 0 वाला पॉइंट है। ठीक है, ये सारे के सारे 0 वाले पॉइंट है, ये 0, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, यहाँ पे हमने ली हुई है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे लिया हुआ हमने टाइम। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ,
ये मेरा बेटा हमारे पास ना इसका ग्राफ बनता है। अब जरा इस ग्राफ को आप अच्छे तरीके से देखो, पहले 2 लम्हे के लिए आप इस ग्राफ को एनालाइज करो और देखो, जरा तसल्ली से देखो। साथ साथ आप ये नोट करो, कई दफ़ा ये ग्राफ आपको किताबों में ना टी की मदद से बना मिलता है इस तरह से, कई दफ़ा ओमेगा टी से मिलेगा, कई दफ़ा थीटा से मिलेगा। मैं ये भी बता देता हूँ, अगर ओमेगा टी से मिलेगा, ओमेगा टी देखो, ओमेगा टी ही तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाया है। ओमेगा टी में ये क्या होगा 0, ये π/2, ये पाए, ये 3π/2, ये 2π। अरे भैया चलो इसको करके दिखाता हूँ। अगर ओमेगा टी में मिलेगा तो क्या होगा भाई, ओमेगा की जगह पे आएगा 2π/t और टी की जगह पे क्या आएगा t/4। सही है भैया, तो क्या हो रहा है आपके पास, टी से टी मर गया, π/2 रेडियंस आ रहे हैं, तो ये ओमेगा टी के अंदर भी आपको ग्राफ मिल सकता है। तो वैल्यूज नोट कर लेना, 0, π/2, पाए, 3π/2, 2π। थीटा में डिग्री में कैसे मिलेगा, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, 0, 90, 180, 270, 360। तो ये तो एक ही बात हो गई, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ के अंदर क्या खास बात आपको नजर आ रही है, और इतने हिस्से को मैं कर रहा हूं डॉटेड। अब मजीद खास बात देखो और मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो ये सेगमेंट है वही यहां पे है? बोलो, चेक करो। इस लाइन को मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको ये थोड़ा, आप देखो अच्छी तरह गौर से देखो, आपके पास रेड लाइन के उल्टे हाथ वाला और रेड लाइन के सीधे हाथ वाला, क्या आपको ग्राफ इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं? हाँ या ना? फिर देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं टाइम t = 0 से लेकर टाइम t = t के बीच में काइनेटिक एनर्जी ने, अच्छी तरह देखो ऊपर, काइनेटिक एनर्जी ने अपना साइकिल 2 बार रिपीट किया है? बोल भाई हाँ या ना? 2 बार रिपीट करा है। मेरे लिए ड्राइव कराना ये बहुत आसान है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फील नहीं होगा। ड्राइव में अभी भी करा सकता हूं। ये देखो इधर, ये फॉर्मूला लिखा नजर आ रहा है, cos स्क्वायर ओमेगा टी, cos स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे आप डबल एंगल फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है। वो डबल एंगल फॉर्मूला पुट करने पे यहां पे आपको नजर आ जाएगा 2 ओमेगा आ रहा है, यानी कि डबल फ्रीक्वेंसी है। वो मजेदार चीज नहीं है, ड्राइव हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को फील करो। यहां से देखो, जब हम कहते हैं ना साइकिल रिपीट होना, साइकिल रिपीट होने से क्या मुराद होती है? देखो, आप कहते हो ना साइन थीटा के अंदर, हम कहते हैं ना, अगर मैं आपके सामने यहां पे साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर आप में से किसी को भी बोला जाए बताओ भाई साइकिल कहां से रिपीट होना शुरू हुआ, आप बोलोगे सर यहां पे एक साइकिल खत्म हुआ, यहां एक साइकिल। तो भाई आपको कैसे पता चल रहा है कि यहां पहला साइकिल खत्म हुआ? क्योंकि जैसा ये है बिल्कुल वैसा आगे छपा हुआ है, जैसा ये है बिल्कुल वैसा आगे छपा हुआ है। तो भाई ये पूरा एक साइकिल हो गया, और इस जैसा बिल्कुल आगे ये दूसरा साइकिल हो गया, इस जैसा बिल्कुल आगे तीसरा साइकिल, एंड सो ऑन। यानी कि जहां पे बिहेवियर रिपीट होना शुरू हो जाए वहां हम कहते हैं हमारा साइकिल क्या हो रहा है भाई लोग, रिपीट हो रहा है। बोल भाई, बात समझ आ रही है? तो यहां देखो, आप इसको देखो, ये ऐसे आ रहा है, यही चीज हेरिटेज आ रहा है, यानी कि टाइम t = 0 से टाइम t = कैपिटल T के बीच में काइनेटिक एनर्जी ने अपना साइकिल 2 बार रिपीट करा है। और अगर आप नोट करो साइकिल 2 बार रिपीट करा, तो इसका मतलब मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट कर रही है, अभी इसका भी मजीद कॉन्सेप्ट आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेशन कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो आपकी रेगुलर फ्रीक्वेंसी है उसका डबल है। सर अभी बात ना ऊपर से जा रही है। रेगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी, हमने वेलोसिटी के बारे में बात की थी, हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी। इनका क्या सीन था कि टाइम t = 0 से लेकर टाइम t = t सेकंड के बीच में ये अपना साइकिल एक पूरा करते थे, एक साइकिल मुकम्मल करते थे। अगर आपको याद होगा कैपिटल T को हमने क्या डिफाइन किया था? टाइम पीरियड, किसका? x का, v का, a का, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। मैं रिवाइज कराता हूं, देखो याद करो, आपके पास टाइम t = 0 पे पार्टिकल यहां है, टाइम t = t/4 पे यहां आया, 2t/4 पे यहां आया, 3t/4 पे यहां आया, फिर 4t/4 या t पे यहां आ गया। तो टाइम t = 0 से टाइम t = कैपिटल T सेकंड में ये अपना साइकिल एक बार रिपीट करते थे, और काइनेटिक एनर्जी ने अपना साइकिल 2 बार रिपीट किए। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो ऑसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल है आपकी इन रेगुलर फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में। अभी इसको मजीद फील करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, इसका क्या मतलब है? सर ऑसिलेशन के बारे में तो आपने पढ़ाया था कि ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो मूव करना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या टू एंड फ्रो मूव कर रही है? समझो समझो समझो, फील करो। मीन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जैसे जैसे आपकी बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी वेलोसिटी कम हो रही है,
काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिर सुन लो, यहां पर मीन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे जैसे आपकी बॉडी एक्सट्रीम पर जा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन बढ़ रहा है। तो क्या आपको यह नजर नहीं आ रहा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में वॉलीबॉल खेल रही हैं, ऑसिलेट कर रही हैं। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर आते आते काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फिर आगे जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, फिर आते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ये होती है ऑसिलेशन। एक और तरह से समझ लो, एक और तरह से समझते हैं। चलो देखो, यहां पर मान लो यहां से आपका पार्टिकल शुरू हुआ, अगर यहां से शुरू होगा तो साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है, यहां से ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा तो एक साइकिल पूरा होगा। अब देखो एक और तरह से, यहां से शुरू हुआ, अभी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो है जब यहां से स्टार्ट होगा। सर यहां पे तो स्टार्ट में मैक्सिमम है, इसलिए कि मेरे बच्चे ये देख क्या लिखा हुआ है मैंने, टाइम t इक्वल 0 पे कहां पे माना है पार्टिकल को, मीन पॉइंट पे। समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर यहां से शुरू हो तो ठीक है। अब देखो आपका पार्टिकल जब यहां से मीन पे जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ के क्या हो गई, मैक्सिमम। फिर एक्सट्रीम पे जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। सुनते चलो, देखो यहां से पार्टिकल मीन पर आया, पहले यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फिर जब यहां से यहां आया मैक्सिमम हुई काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो एक ही साइकिल में 2 बार मैक्सिमम हो रही है, 2 बार मिनिमम हो रही है। बोलो फील आ रहा है, डबल फ्रीक्वेंसी का फील आ रहा है। देखो जाते हुए पहली बार मैक्सिमम, पहली बार मिनिमम, फिर आते हुए दूसरी बार मैक्सिमम, दूसरी बार मिनिमम। फिर सुन लो, पहली बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है, फिर पहली बार मिनिमम, दूसरी बार मैक्सिमम, दूसरी बार मिनिमम। यहां से साइकिल स्टार्ट कर लो, ऐसे ही होगा, चेक कर लो भाई। यहां पे कैसी है, मैक्सिमम है, ये तो स्टार्टिंग मैक्सिमम हो रही है, इसको पहला मैक्सिमम नहीं मानेंगे, ये तो शुरू हुई है अभी। यहां से जब आगे गई, पहला मिनिमम, पहला मैक्सिमम, दूसरा मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम। तो एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी 2 बार मैक्सिमम हुआ, 2 बार मिनिमम हुआ। क्लियर हुआ? तो हम कहते हैं ना, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स, वी एंड ए है। तो इससे मुराद ये होती है जो मैंने आपको यहां पर बात समझाई है। सेट है? अच्छा आगे देखते हैं। इसी का सवाल एक और तरह से आता है, या एक और चीज पूछता है, फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी की डबल है, जो टाइम पीरियड है वो रेगुलर टाइम पीरियड का 2 है। भाई ऑटोमेटिकली यहां से भी नजर आ रहा है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल है तो टाइम पीरियड हाफ होगा। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, जिसके बाद बिहेवियर रिपीट होगा। तो देखो ये जो रेड वाली लाइन है, क्या आपको नजर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का बिहेवियर इसके बाद रिपीट हो रहा है? चेक करो भाई। तो 0 से t/2 तक में, 0 से t/2 तक में काइनेटिक एनर्जी ने एक बार बिहेवियर दिखाया, t/2 से लेकर कैपिटल T तक में काइनेटिक एनर्जी ने दूसरी बार बिहेवियर दिखाया। तो क्या मैं कह सकता हूं t/2 इस काइनेटिक एनर्जी की ऑसिलेशन का क्या है? टाइम पीरियड है। ये लिखा हुआ है यहां पे। टाइम पीरियड क्या है इसका? मतलब टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल को मुकम्मल करने का टाइम। साइकिल क्या है? एक बार अपना पूरा बिहेवियर दिखाने का टाइम। तो एक बार अपना पूरा बिहेवियर दिखाने का टाइम क्या है? t/2, फिर t/2, फिर t/2, फिर t/2। क्लियर हो गया? सेट है? चलो आगे देख लो। अच्छा अब ना यहां से ना एक बच्चे के जहन में यह सवाल भी आ सकता है, या मेरे जहन में तो आया था जब मैं लेक्चर आपका प्रिपेयर कर रहा था, मेरे जहन में यह आया था, सर देखें आपने ये कहा, अब सुनना जरा, बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त तरीके से फील आ जाएगा। आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर मेरे जहन में आया था, सर आपने ये कहा, देखें हमें आपकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, आपने कहा भाई ये एक्सट्रीम पॉइंट है, मान लिया, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, मान लिया, इनके बीचों बीच यहां कहीं पे आपने मान लिया मीन पॉइंट है। आपने कहा कि सर देखिए यहां से बॉडी शुरू हुई, यहां पे आई तो पहली बार काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई, यहां आई तो पहली बार मिनिमम हो गई, फिर यहां आई तो दूसरी बार मैक्सिमम हुई, फिर यहां आई तो दूसरी बार मिनिमम हुई। हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात बताएं, जब बॉडी यहां से शुरू हुई तो जब बॉडी मीन पर आ रही है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, फिर यहां पे गई मिनिमम हो गई, फिर यहां पे आई फिर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, फिर यहां पर आई तो मिनिमम हो गई। तो वेलोसिटी भी तो टाइम t इक्वल 0 से टाइम t इक्वल कैपिटल T में 2 बार बिहेवियर कर रही है। देखो फिर सुनो, पहले आधे साइकिल में वेलोसिटी पहली बार मैक्सिमम पहली बार मिनिमम हो गई, दूसरे आधे साइकिल में दूसरी बार मैक्सिमम और दूसरी बार मिनिमम हो गई। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि x, v और a का टाइम कैपिटल T है, या इसकी फ्रीक्वेंसी f है और इसका जो है वो इससे मुख्तलिफ है? ये 2 बार कर रहा है, वो ये काम 1 बार कर रहा है। सुनना अब और से, अगर ये सवाल आ रहा है जहन में
देखो भैया, ये अगर कोई टीचर लोग भी देख रहे हैं, ये सवाल आ रहा है जहन में, तो भाई साहब क्लियर कर लो इस बात को। एक्स, वी और ए आपके पास वेक्टर्स हैं, जबकि एनर्जी आपके पास वेक्टर नहीं है। सुनना, जब आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, अच्छे से सुनना, यहां तो शुरू हुई मान लो, तो ये जो वेलोसिटी बढ़ रही है ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, नेगेटिव एक्स के अलोंग है ना, नेगेटिव एक्स के अलोंग वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव एक्स के अलोंग वेलोसिटी कम हो रही है, पॉजिटिव एक्स के अलोंग बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्स के अलोंग कम हो रही है, तो बिहेवियर रिपीट नहीं हुआ। फील आया? नेगेटिव एक्स के अलोंग बढ़ी, नेगेटिव एक्स के अलोंग कम हुई, पॉजिटिव एक्स के अलोंग बढ़ी, पॉजिटिव एक्स के अलोंग कम हुई। तो डायरेक्शन का फर्क है भैया। डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसे ही होता है, देख लो, जब आपकी बॉडी यहां से यहां जा रही है, पॉजिटिव सेंस में डिस्प्लेसमेंट कम हुई, नेगेटिव सेंस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, फिर यहां आ रही है, नेगेटिव सेंस में डिस्प्लेसमेंट कम हुई, पॉजिटिव सेंस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ी। अगर स्टार्ट से लेक्चर सारे देखे हुए तो ये कॉन्सेप्ट का फील आ गया होगा जो मैंने यहां पे बात बताई है, वरना ये वैसे ही एक डाउट था तो मैंने बोला क्लियर कर दूं। ठीक है, चलो ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि भैया आप काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बताओ यार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 पाई और एफ होती है, तो जनाब ये प्राइम है तो ये भी प्राइम हो जाएगा, और 2 पाई और एफ प्राइम कितना है भाई? 2f है, तो भाई 2f, इसको अब ये आ जाएगा 2 पाई एफ मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 2 पाई एफ तो रेगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो आपकी बन जाएगी 2 ओमेगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी की ऑसिलेशन की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी ट्वाइस है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ट्वाइस है, और टाइम पीरियड हाफ है। किसके मुकाबले में? एक्स, वी और ए की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो भैया आपके सामने नजर आ रहा है, बलूचिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आपने वीडियो को पॉज करके पहले ये क्वेश्चन अपने पास नोट करना है, देन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन कहता है भाई साहब आपके पास, अ पार्टिकल अंडर गोइंग SHM हैज द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दी हुई है जनाब, x इक्वल्स, आपको इक्वेशन दे दी भाई साहब, x इक्वल a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये आपको इक्वेशन दे दी जनाबे वाला। आगे कहता है, वेयर x रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स विद द टाइम पीरियड। काइनेटिक एनर्जी की ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा हुआ है, आपको पता है इसका टाइम पीरियड क्या होता है? t/2, और ये टाइम पीरियड किसका होता है? x का, v का और a का। अभी आपको किसकी इक्वेशन दी है? x की, तो पहले इस इक्वेशन से x का टाइम पीरियड निकालें, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का आ जाएगा टाइम पीरियड। आ जाओ भैया, देखो भैया टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? यहां से निकालते हैं, ओमेगा लिखा हुआ है तो t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। ये टाइम पीरियड हमने किसका निकाल लिया? x का निकाल लिया। अब काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कैसे आएगा? t डिवाइडेड बाय 2, तो t कितना है भाई? 2 पाई बाय ओमेगा, और 2 एज इट इज आ गया यहाँ पे भाई, ये ऐसे हो गया 2 पाई बाय ओमेगा होल डिवाइड बाय 2, 2 से 2 मर गया, आंसर आता है पाई बाय ओमेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लो भाई साहब, एक मुश्किल नजर आने वाला क्वेश्चन कितना बकरी सा था। क्लियर है? तो ये समझ लेना काइनेटिक एनर्जी की ऑसिलेशन से क्या मुराद है? काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल में, पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्ट होना। क्लियर है? सही, चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जिस तरीके से हमने हमारा काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया, बिल्कुल वैसे ही अब हम हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन करने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास क्यों आती है? क्योंकि वो अगेंस्ट द फील्ड काम करता है। ठीक है भाई, अगेंस्ट द फील्ड काम करेगा तो आएगा। क्लियर हो गया? एक चीज और अपने पास नोट कर लेना, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट चूंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर पॉसिबल है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में SHM करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगी। क्लियर है? नोट कर लेना। चलो देखो भैया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और आसान भाषा में, आप बॉडी के ऊपर अगेंस्ट द फील्ड जितना काम करो नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में, वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसको अगर मैं आहिस्ता 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 ऊपर लेके जाऊं नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना मैं इसको ऊपर रेस कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे करते हैं भाई साहब, निकाल लेते हैं जरा। अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन अगर मुझे निकालना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला हुआ करता था F.S, ओपन करेंगे तो ये बनता था मेरे बच्चे FS cos ऑफ थीटा। अच्छा अब मैंने क्या किया जरा समझिएगा, ये मेरा बेटा मेरे पास ऑब्जेक्ट था, मीन पोजीशन पे रखा हुआ था x = 0 पे, और मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करता हुआ आगे ले गया
और मान लो इस किसी पॉइंट पर ले आया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे ले आया, अच्छा इस पॉइंट पे ले आया। अब यहां पे आप जरा नोट करो, जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है, यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। क्या मतलब सर? देखो बच्चे, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा घसीटूंगा इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी, यानी कि अगर मैं यहां पे डायरेक्शन बना के दिखाऊं तो ये होगा रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन, जो स्प्रिंग की वजह से इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। अरे भैया, रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगती है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा एंटी पैरेलल होती है। सोचो, जब ये यहां पे था रीस्टोरिंग फोर्स 0 थी, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे लेकर गया डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, रीस्टोरिंग फोर्स का ये डायरेक्शन है, और आगे लेके जाऊंगा रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगी, यानी कि यहां पे मेरे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स थी वो 0 न्यूटन थी, और जब यहां पे ले आऊंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी kx न्यूटन। बोलो भाई साहब, ये बात समझ आती है? स्टार्ट में मेरी रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल नहीं है, 0 है, क्योंकि मीन पोजीशन होता ही वो पॉइंट है जहां पे आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट ना कर रही हो या नेट फोर्स 0 होती है। अब जैसे जैसे मैं इसको घसीटा मार के आगे लेकर जाऊंगा वैसे वैसे रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? बढ़ती जाएगी। भैया एसएचएम के अंदर भी तो यही होता है, F इक्वल्स -kx या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सर यहां माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे भैया, माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो बनाकर दिखा दिया। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? x बढ़ेगा तो F क्या होगा? बढ़ेगा, तो जितना दूर लेके गया वो आ गया। अब इससे मसला क्या है? देखो मसला ये है, अगर आप इसको x मीटर डिस्प्लेस करा के ले आए तो मुझे बताओ आप यहां पे वर्क डन निकालने के लिए f का कौन सा वैल्यू रखोगे? क्योंकि f का कोई एक वैल्यू तो रहा ही नहीं। मसला समझो पहले जरा, f का कौन सा वैल्यू रखे? f का एक वैल्यू तो रहा ही नहीं है। देखो यहां पे वैल्यू 0 थी, मिसाल के तौर पे मान लेते कि जो मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूं, फॉर इंस्टेंस यहां पे k का वैल्यू है 1 न्यूटन पर मीटर। आसानी के लिए समझाने के लिए, तो भाई ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? ये एक्सप्रेशन बन जाएगी F इक्वल माइनस का kx। अब आप जरा नोट करो मेरा बेटा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी वहां से देखते जाना तो फोर्स 0 थी, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 1 करी तो फोर्स भी 1 न्यूटन हो गई। भैया ये 1 है, ये 1 हुआ तो 1 1 सा 1 हो गया। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हुई तो फोर्स भी 2 हो गई, डिस्प्लेसमेंट 3 तो फोर्स भी 3, डिस्प्लेसमेंट 4 तो फोर्स भी 4। अब अगर मैं यहां से 0 से उठा के इसको 5 मीटर पे ले आया तो फोर्स कौन सी वाली रखूं? आप बोलोगे सर एवरेज निकाल लें, तो यही काम करने लगे, क्योंकि मुझे वर्क डन चाहिए ना, तो वर्क डन के लिए यहां फोर्स का कोई वैल्यू रखूंगा, या तो इंटीग्रेट कर दो यहां से यहां तक के लिए। इंटीग्रेशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो जब इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते तो आप क्या करो, आप यहां पे फोर्स का एक एवरेज वैल्यू रख दो और उसको इस टोटल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज वैल्यू में क्या होगा कि ओवरऑल आप एक एवरेज फोर्स कंसीडर कर लोगे, और यहां पे एवरेज निकालना आसान है। क्यों? इस रिलेशन को देखो, लीनियर रिलेशन है, इस पे पावर 1 इस पे पावर 1, जितना x बढ़ेगा उतना f बढ़ेगा। तो इसके लिए आप सिंपल अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। कैसे? मान लो यहां से उठाकर आप बॉडी को यहां ले आए, यहां पे फोर्स लग दी 0, यहां पे फोर्स क्या लग रही है? kx। ये मिनिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स, इन दोनों को जमा करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इस पूरे रास्ते में लगने वाली एवरेज फोर्स मिल जाएगी आपको। तभी तो इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सबसे आसान काम इसी के अंदर होता है करना। तो जनाब मैं क्या कर रहा हूं? एवरेज फोर्स निकाल रहा हूं। एवरेज फोर्स क्या है? 0 प्लस kx डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो आ गई मेरे पास हाफ kx। क्लियर हो गया? अब लाके वैल्यू पुट कर देंगे, f की जगह पे आ गया मेरे पास हाफ kx। दिस इज द एवरेज फोर्स जो पूरे रास्ते एक्ट कर रही थी। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई है? x के बराबर। और अगर आप यहां पे एंगल देखोगे तो जनाब फोर्स यहां है, x यहां है, तो cos ऑफ 180 डिग्री आ गया। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पे f का वैल्यू लेंगे -kx, तो ये हो जाएगा -kx डिवाइड बाई 2, यानी कि -12kx। यहां -12kx पुट करेंगे और आगे भी 180 लगा देंगे। भैया 2 बार नहीं करना काम। देखो, या तो आप थीटा की जगह पे 180 पुट कर दो यहां पे, तो यहां पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। हमने एसएचएम की बुनियादी डेफिनेशन पढ़ते हुए भी ये बात पढ़ी थी कि माइनस साइन का कॉन्सेप्ट क्या है। माइनस साइन ये बताता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। तो भाई साहब यहां थीटा भी तो यही बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में क्या एंगल है, वर्क पावर एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो भैया बावला नहीं खेल रहे, हुप्पड़ की शादी में नहीं आए हुए कि इधर भी माइनस चिपका दिया वहां भी cos 180 कर दिया। तो cos 180 क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? माइनस का हाफ kx स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस कंजर्वेटिव फोर्स ने, भैया बॉडी को यहां लेकर आ रहे हैं, तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स जो काम कर रही है वो ये वाला है। अगर इसी पे मैं अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकालता तो यहां ऑटोमेटिक प्लस आ रहा होता, क्योंकि अप्लाइड फोर्स मैं इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं। समझ रहे ना भाई? बॉडी को जब मैं यहां से उठा के यहां लेकर आ रहा हूं, अप्लाइड फोर्स यहीं लग रही है, तो आपकी टेक्स्ट बोर्ड के अंदर ज्यादातर जगहों पे अप्लाइड फोर्स से निकाला हुआ है, वो भी सही है।
ठीक है। बस उसमें एक पॉइंट में मसला आता है कि अप्लाइड फोर्स के ऊपर फिर लाजमी है कि आप बॉडी को नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में मूव कराओगे। इसके लिए अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा हुआ है तो मैंने उसमें बहुत डिटेल से बताया था कि अप्लाइड फोर्स का किया गया वर्क डन क्यों हमेशा पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करता, क्योंकि वहां पे नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में होना शर्त है, अदरवाइज वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर रहा होगा। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क डन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी पे जाता है, ये हमेशा ट्रू होगा, इसलिए मैंने इससे किया। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? UF माइनस UI। UF क्या है भाई? UF जो फाइनल है भाई, यहां पे आए हो तो यहां पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसे आप कहोगे UF। जहां से आए हो, यहां से आए हो, यहां पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसे आप कहोगे UI। तो क्या बन गया भाई? माइनस माइनस फॉर्मूले का था, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया? हाफ kx²। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी थी यहां पे? इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हो गया? माइनस माइनस द प्लस हो जाएगा। UF जो कि मुझे मालूम करनी है, माइनस UI विल बी इक्वल टू हाफ kx²। यहां से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं फाइनल वाली, तो इसको वहां बेच के ऐड कर दूंगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैं U0 कह रहा हूं, ये बनेगा मेरा बेटा हाफ kx²। इसको अपने पास नोट करेंगे। आपके पास किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का ये जर्नल एक्सप्रेशन है। मुझे पता है इसको आप आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होगे, क्योंकि ये आपकी किताबों में नहीं लिखा हुआ। किताबों में ये हटा के लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है किताबों वाला डायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन नहीं करना भी ऐसे, कॉन्सेप्ट पूरा खराब हो जाएगा और आपके 2 सवाल हल नहीं होंगे जो मैं लाया हूं आज के लिए। किताब वाला ऐसे है, देखो, अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 अज्यूम कर लूं तो ये ऑटोमेटिकली हाफ kx² हो जाएगा। क्लियर है? वो अजम्पशन है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब यहां पे बच्चे के जहन में एक सवाल आता है कि सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा 0 ही होगी ना। देखें, आपने हमें कहा जैसे जैसे बॉडी मीन से दूर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, हमें समझ में आ गया। बॉडी मीन से इधर जाएगी तब भी आएगी, ये भी समझ में आ गया। अब आप कह रहे हैं कि किताब वाले जो हैं वो इसको 0 अज्यूम करते हैं, तो भाई वो 0 अज्यूम थोड़ी करते हैं, वो तो 0 होता है ना। ऐसा नहीं है। देखो समझो, ये मास स्प्रिंग सिस्टम है। अगर मैं इस मास स्प्रिंग सिस्टम को समझना अच्छे से, ये मान लो ये जो ब्लॉक है ना, इस, वैसे मुझे एक बात बताओ, यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 5 किलोग्राम, ये जमीन पे रखा हुआ है, ये जमीन है मेरा रेफरेंस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने मानी हुई है 0 जूल, जमीन को रेफरेंस माना हुआ है। अगर मैं अभी पूछूं आपसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या, आप बोलोगे 0 जूल, जमीन पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको 1 मीटर हाइट कवर करा दूं, कितनी हाइट कवर करा दूं जनाब? 1 मीटर हाइट कवर करा के यहां पे ले आऊं, जमीन से ऊपर ले आऊं, तो क्या इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। कैसे निकालेंगे सर? mgh से निकालेंगे। m कितना है? 5, g कितना है? 10, h कितना है? 1, तो कितना आया? 50 जूल आ गया। तो अगर ये मास स्प्रिंग सिस्टम में ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक लगा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन अगर मैं 1 मीटर की हाइट पर रख दूं तो मीन पॉइंट पे रखे हुए भी इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ या ना? तो सर वो तो ग्रेविटेशनल वाली होगी ना, वो इलास्टिक वाली थोड़ी है। क्या फर्क पड़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई लाजमी नहीं है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 हो। जब तक गिवन नहीं है तब तक आप उसको 0 अज्यूम कर लोगे। अगर उसने कहा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है तो आपने वो मान के चलना है। क्लियर है? हाँ, ये बात सही है, 95% केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी गिवन नहीं होती और हम 0 मान के चलते हैं। इवन हेलिडे रेसनिक जैसी बड़ी किताब के अंदर भी 0 अज्यूम किया हुआ है, लेकिन हमारे एग्जामिनर ने नॉन 0 वाले केसेस से हमसे क्वेश्चन पूछे हुए, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। क्लियर हो गई? तो इतनी बात को ध्यान में रखेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी जितनी बॉडी मीन से दूर जाएगी बढ़ जाएगी, मीन पर होगी मिनिमम हो जाएगी। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करूं इसके ग्राफ पर जाने से पहले, तो देखो भैया, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, अभी हमने पढ़ा था, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन पर। डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन पर, जितना डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी? एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। और उसकी वैल्यू क्या है भाई एक्सट्रीम पॉइंट की? x इक्वल प्लस माइनस x0। लाके यहां वैल्यू देख लो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, ये आपके पास U0 आ गया एज इट इज। U0 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन। क्लियर हो गया? सही है। और मजेदार बात, आप चारों टेक्स्ट बोर्ड की किताब उठा के देखो, बलूचिस्तान, पंजाब, आगा खान,
फेडरल, केपीके, सिंध की पुरानी नहीं जो उठाना है उठा लो, उन सब में U0 को 0 अज्यूम किया हुआ है और माजी में 2 दफ़ा इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया हाफ के, x की जगह x0 डालो, प्लस वाला माइनस वाला जो भी डालो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x0 स्क्वायर। ये मैक्सिमम है। अगर यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर U0 0 जूल है, ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी हाफ के x0 का स्क्वायर। तो आपकी किताब में ये वैल्यू लिखी हुई है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि उन्होंने ये अज्यूम किया हुआ है, वरना जनरल फॉर्मूला ये है। सिमिलरली अगर मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो जनाब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी? मीन पॉइंट पर होगी। मीन पॉइंट की वैल्यू क्या है? x = 0 है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। यहां लाके पुट करेंगे तो जनाब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल कम आउट टू बी U0 प्लस हाफ के x का स्क्वायर था, तो x 0 हो जाएगा भाई साहब, x 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा फैक्टर खत्म हो गया। तो ये कितना आ रहा है? U0 आ रहा है। और अगर यहां लिख भी देते हैं, अगर U0 0 है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल होगी। सही है भैया, नोट कर लेंगे। तो ये तय है कि मीन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, लेकिन 0 हो ऐसा लाजमी नहीं है। क्लियर है? 0 हो ऐसा लाजमी नहीं है, मिनिमम होगी। देखो ना, मिनिमम है, U0 के बराबर है, U0 के बराबर है। एक और चीज से जरा समझो, अगर मीन पॉइंट पर बॉडी है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है U0 के बराबर, देखो इधर देखो, अबे कहां चला गया, ये रहा, देखो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये कहां पे है? एक्सट्रीम पॉइंट पे। जरा सोचना और कॉन्सेप्ट का फील लेना। जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। मान लो U0 मौजूद है, U0 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यहां पे U0 पोटेंशियल एनर्जी है और यहां पे क्या है? U0 प्लस हाफ के x0 स्क्वायर। जब बॉडी यहां से मीन की तरफ आ रही है तो U0 तो अपनी जगह रहेगा। जो हाफ के x0 स्क्वायर है वो पोटेंशियल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक में। अभी देखो आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, यही तो पढ़ा था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ के x0 स्क्वायर। क्लियर है? हाफ के x0 स्क्वायर मीन पोजीशन पर। तो ये हाफ के x0 स्क्वायर जो यहां पे पोटेंशियल का पार्ट था, यहां पे आके किस में आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का पार्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो मेरा बच्चा, इसका ग्राफ पढ़ते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जो चीज हमने अब तक पढ़ ली है वही मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ये हमारी किताब वाले केसेस हैं। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के x स्क्वायर, मिनिमम मीन पॉइंट पे हो जाएगी, x 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर खत्म। मैक्सिमम एक्सट्रीम पे हो जाएगी, x की जगह x0 आ जाएगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ आपके सामने, ये ग्राफ किसका है? u और x का, ठीक है, u और x का ग्राफ बन रहा है। तो जनाब ये ग्राफ जो है ना, ये भी पैराबोला बनता है और ये पैराबोला कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये आपके पास एक एक्सट्रीम माइनस x0 वाला, ये आपके पास एक और एक्सट्रीम प्लस x0 वाला, और ये आपके पास है आपका मीन पॉइंट। और मीन पॉइंट का वैल्यू क्या है जनाब? आपके पास x का वैल्यू 0 है, और यहाँ आपके पास है हाफ के x0 स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये हमारा ग्राफ बन गया। और ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अगेन अ पैराबोला। और ये पैराबोला कैसा है? कप अप पैराबोला। वो पहले वाला कप डाउन पैराबोला था। ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन अभी हम पढ़ चुके। अगर U0 0 जूल नहीं है तो भी कप अप पैराबोला बनेगा, बस फर्क ऐसा होगा कि वो थोड़ा ऊपर होगा। क्यों? देखो भैया, क्योंकि अभी आपको वजह भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो, ये मेरा बेटा आपके पास माइनस x0 है, ये आपके पास प्लस x0 है, ये आपके पास मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू U0 एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो U0 प्लस हाफ के x0 स्क्वायर के बराबर है। और ये जिसको मैंने रेड कलर से अंडा बनाया हुआ है, ये आपके पास ऑसिलेटिंग एनर्जी है। ऑसिलेटिंग एनर्जी क्या है? जो टू एंड फ्रो मूव कर रही है, जो काइनेटिक पोटेंशियल को दे रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक को। देखो भैया, U0 थोड़ी चेंज हो रहा है, U0 तो मीन पॉइंट पर भी है, U0 तो मीन पॉइंट पर भी पोटेंशियल फॉर्म में है। काइनेटिक एनर्जी मीन पॉइंट पर कितनी है? हाफ के x0 स्क्वायर। जैसे जैसे बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, ये हाफ के x0 स्क्वायर काइनेटिक से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल में। तो ये ऑसिलेटिंग एनर्जी होती है आपके पास। क्लियर है? जो ऑसिलेटिंग एनर्जी है, जो टू एंड फ्रो मूव कर रही है, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक, वो ये वाली है। क्लियर है? और ये आपका ग्राफ बन गया। क्लियर? सही हो गया? ये ग्राफ दोनों आपने ध्यान में रख लेने, कॉपी कर लो। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ वेरिएशन देखते हैं। चलो मेरा बेटा, अब देख लो आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, U = हाफ के x स्क्वायर। आपने अगर जो कोई बॉडी SHM परफॉर्म कर रही है और आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है तो वो यहां से आएगी। U0 तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, वो ऑसिलेट नहीं कर रही, वो पोटेंशियल की फॉर्म में थ्रू आउट चलती जा रही है। ठीक है? या ये मान के चल रहे हो कि भाई अभी U0 का वैल्यू 0 है, तो ये रहा। मान लेते हैं
टाइम t इक्वल 0 पे जो मेरी बॉडी है ये कहां पर थी, मीन पोजीशन पर थी, x इक्वल 0 पर थी, और यहां से मेरा बेटा ये बॉडी जा रही है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, यानी x इक्वल प्लस एक्स नॉट की तरफ जा रही है। तो इसकी जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और फाई का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लाके अगर मैं डालूंगा तो ये बनेगा हाफ के, x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और ऊपर क्या आ जाएगा जनाब, स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये स्क्वायर जो है ना अगेन किसके ऊपर है, साइन ओमेगा टी के ऊपर है। पहले साइन ओमेगा टी लेंगे फिर स्क्वायर निकालेंगे, ये हमारे पास आ गई एक वैल्यू जनाबे वाला। समझ आती है बात की। ठीक है, अब क्या करना है भाई साहब, हमने अब वही काम करना है जो अभी तक करते आए, जहन में रखिएगा ये सारी बात। ये क्या है आपके पास मेरा बेटा, ये ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, डिपेंड करते हैं यू नॉट के ऊपर। अगर यू नॉट 0 है तो यही टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर यू नॉट 0 नहीं है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू नॉट प्लस दिस पोटेंशियल एनर्जी, और ये किसी भी पॉइंट के ऊपर है। तो यही वजह आपको यहाँ पे छोटा सा x भी लिखा मिलता दिख सकता है किताब के अंदर, क्योंकि ये x का फंक्शन के तौर पे x चेंज होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मीन पॉइंट पे x 0 था तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो ये वाला फैक्टर मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब देख लो, अब अगर मुझे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है तो वही काम करूंगा, टाइम t इक्वल 0 पे मालूम करूंगा, टाइम t इक्वल t/4 पे करूंगा जनाब, फिर टाइम t इक्वल्स 2t/4 पे करूंगा, या समझ लो t/2 पे करूंगा, फिर टाइम t इक्वल 3t/4 पे करूंगा, और फिर फाइनली करूंगा टाइम t इक्वल्स t के ऊपर। सही हो गया, ला के देख लो भाई, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आया यहाँ पे मेरा बेटा एज इट इज। देखो यहाँ पे जब टाइम की जगह पे 0 डालूंगा तो ओमेगा से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है बच्चे, साइन 0 डिग्री आपके पास 0 के बराबर होता है। जैसे cos 0 डिग्री 1 होता है तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि आपने कहाँ से स्टार्ट किया मेरा बेटा, मीन पॉइंट से स्टार्ट किया है, जहन में रखिएगा। और अभी मैंने इसको समझने से पहले आपको कहा था हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास यू नॉट का वैल्यू क्या है, 0 जूल है, और वैसे भी यू नॉट का ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी में कोई काम नहीं है। क्लियर है, अब t/4 पे निकाल लो, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, सही हो गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, ओमेगा को मेरा बेटा मैं कैसे लिखूंगा, 2π/T मल्टीप्लाई बाय ये जो छोटा वाला टी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, t/4 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, टी से टी मर गया, 2 1 2 2 π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। तो भैया इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्या आंसर आ रहा है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब ये ऐसे ही ऑल्टरनेट चलेगा, आप निकाल के देख लो, यहाँ 0 आएगा, यहाँ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आएगा, यहाँ फिर से 0 आएगा। आपका काम है यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आपने ये काम करना है, और इसने भी अपने गिरने की रिवायत बरकरार रखी है। ठीक है भैया, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग यही वाला, बिटवीन ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम। भैया ग्राफ प्लॉट इसके अंदर कर रहे हैं सर, यू नॉट के दरमियान क्यों नहीं कर रहे, अगर जहन में आ रहा है यू नॉट ऑसिलेट नहीं कर रहा, समझ लेना इस बात को, ये यू नॉट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, जो अगर है तो अच्छी बात है, एज इट इज रहेगी, मतलब बॉडी कहीं पर भी ये यू नॉट की फॉर्म में ही रहेगा। जो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है वो कौन सी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये वाली एनर्जी। सही हो गया, जहन में रखेंगे ये बात, इसलिए मैंने बोला कि आप अज्यूम कर लो यू नॉट का वैल्यू भले 0 है, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा टाइम t इक्वल 0 की लाइन, ये हो गई टाइम t इक्वल t/4, ये हो गया भैया टाइम t इक्वल्स t/2, फिर ये 3t/4, फिर ये आपका 4t/4। सही हो गया, अब यहाँ पे लाके चीजें मार्क कर दो, टाइम t इक्वल 0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ रहा है, ये हो गई हमारे पास मान लो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 9, फिर अगला क्या आएगा भाई, 0 आएगा, करके देख लेना आप ये, फिर अगला क्या आएगा आपके पास, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आएगा, फिर अगला क्या आएगा मेरा बेटा आपके पास 0 आएगा। ठीक है, ये है हमारे पास टाइम t इक्वल 0, दिस इज t/4, दिस इज 2t/4 या t/2, दिस इज 3t/4, दिस इज कैपिटल T। ये देखो, अब इसके अंदर भी मेरा बेटा मैं यही काम करने लगा हूं जो मैंने वहां आपको सिखाया था। यहां भाई मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, आप डॉटेड लाइन के उल्टे हाथ पे देखो और सीधे हाथ पे देखो, और से देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या आपको नजर आ रहा है ये बिहेवियर एज इट इज यहां पे रिपीट हो रहा है, हाँ या ना, ये बिहेवियर एज इट इज यहां पर रिपीट हो रहा है, हाँ या ना। तो भाई साहब देखो, इसका भी टाइम पीरियड क्या आ रहा है, t/2 आ रहा है, यानी कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी का भी जो टाइम पीरियड आ रहा है वो t/2 आ रहा है। यानी कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहीं से, तो भाई साहब ये भी समझ लो आप, जरा देखो, ये मेरा बेटा आपके पास मीन पॉइंट से कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो
यहां पे आपके पास पोटेंशियल, अच्छा अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास U0 नहीं है ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। आपने मान लिया कि आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि U0 है, आपके 99% केस में ऐसे ही होगा, वो क्या है हमारे पास 0 जूल के बराबर है। तो यहां पे सारी की सारी काइनेटिक है, यानी कि पोटेंशियल क्या है 0। पोटेंशियल एनर्जी पहली बार मैक्सिमम हुई, पहली बार मिनिमम हुई। सर यहां पे जब आपने शुरू किया तब भी तो मिनिमम है, तो उसको काउंट नहीं कर रहे क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं है, ये तो कहानी शुरू हुई है। तो यहां से शुरू हुई, यहां से जब बॉडी एक्सट्रीम पर आएगी, पहली बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पहली बार मिनिमम, दूसरी बार मैक्सिमम, दूसरी बार मिनिमम। बोलो भैया कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? तो 2 बार हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के एक साइकिल में टाइम t इक्वल 0 से टाइम t इक्वल कैपिटल T सेकंड के दरमियान में 2 बार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, 2 बार मिनिमम हो रही है। तो यही तो हो रहा है, 2 बार मैक्सिमम, 2 बार मिनिमम। बोलो भैया क्लियर हुआ? यहां से देख लो, पहले एक मैक्सिमम, जब यहां पे गई एक पहला मैक्सिमम, फिर आई पहला मिनिमम, फिर गई दूसरा मैक्सिमम, फिर आई दूसरा मिनिमम। सेट हो गया? तो इसका टाइम पीरियड भी आ गया T/2। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो 2 × f आ जाएगी। मतलब ये जो f है और t है, ये किसके पैरामीटर्स हैं? x, v और a के। x, v और a का टाइम पीरियड कैपिटल T और फ्रीक्वेंसी f है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई साहब? 2 ओमेगा हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन थी, इतनी बात हम जहन में रखेंगे। क्लियर है? चलो कॉपी कर लीजिए जल्दी से मेरा बेटा, आगे चलते हैं और टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हम लोगों ने टोटल एनर्जी निकालनी है। जब कभी भी आपको बोला जाए कि जनाब टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताइए, सॉरी टोटल एनर्जी बताइए, तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है ना मेरा बेटा, वो इसके बराबर आ रहा होता है। क्लियर हो गया? अब यहां से निकाल लो भाई, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को सम करते हैं। ये वही वाला केस है जो आपकी किताब में दिया हुआ है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी हुई है, 99% टाइम यही इस्तेमाल होगा। सम कर लेंगे यहाँ के, तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ के ब्रैकेट में आ गया x0² माइनस का x² प्लस ये बनता है जनाबे वाला हाफ के x²। सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ के x0² माइनस का हाफ के x² प्लस का हाफ के x²। ये फैक्टर और ये फैक्टर मर गया। टोटल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी हाफ के x0 का स्क्वायर। आप यहाँ पे नोट करो कि आपके पास जो आपकी टोटल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये इंडिपेंडेंट है, ये ना तो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। चेक कर लो, हर जगह पे आपकी टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि आपने माना हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, विस्कस फोर्सेस नहीं है, ड्रैग फोर्सेस नहीं है, तो ये सारी हो गई। अब अगर यहां से निकालेंगे तो भाई साहब टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू U0 प्लस हाफ के x², जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं यहां पे, तो ये बन जाएगा हाफ के x0² माइनस का हाफ के x²। ये फैक्टर मर गया, ये हो गया जनाब U0 प्लस का हाफ के x0²। ज़हन में रखिएगा ये टोटल एनर्जी तो है, लेकिन ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये ऑसिलेटिंग एनर्जी है। टोटल ऑसिलेटिंग एनर्जी जो काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती चल रही है। अब अगर इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, इसका ग्राफ है हमारे कोर्स का पार्ट। ये जो हमने पुराने वाले 2 ग्राफ बनाए हैं उनको ही आपने मिला देना है बस, ठीक है? देख लो, ये मेरा बेटा हमारे पास एक ग्राफ था, किसका? पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था। देखते चलो, ये मेरा बेटा कुछ इस तरह का ग्राफ है। अब इसके अंदर अगर मैं मार्किंग कर दूंगा, ये है जनाब हमारे पास टोटल एनर्जी, जिसका वैल्यू क्या है? हाफ के x0², और U0 का वैल्यू आपने यहाँ पे कितना माना हुआ है? 0 माना हुआ है, आपको यहाँ से नजर भी आ रहा है। ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ना मेरा बेटा, ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ U का, और ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ना, ये मेरा बेटा हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है? ये माइनस x0 है, ये मेरा बेटा हमारे पास प्लस x0 है, ये मेरा बेटा हमारे पास x इक्वल्स 0 है। सही हो गया? और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास एनर्जी है। तो मैं कह रहा था कि टोटल एनर्जी हर जगह पे कैसी है? कांस्टेंट है। तो आपको नजर आ रहा है हर जगह पे टोटल एनर्जी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जिसको मैं डॉटेड से शो कर रहा हूं। दिस टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर। हर जगह पे टोटल एनर्जी का वैल्यू यही आएगा, प्रोवाइडेड कि ये 0 हो। अगर ये 0 नहीं है तो हर जगह पे वैल्यू इन दोनों को जमा करके आ रहा होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, सेट हो गया बच्चे। और जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपने इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, देखो इस पॉइंट पे कैसे करेंगे, इसकी सीध में देख लो, ये देखो इतनी मेरा बेटा यहां पे आपके पास ये जो है, ये क्या चीज है? आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है
और इतनी मेरा बेटा यहां पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसके ऊपर ये वाला फैक्टर लाके जोड़ दोगे तो टोटल एनर्जी आपके पास वही आ जाएगी। और किसी जगह देख लो, यहां मान लो आपने निकालनी है तो भैया इसकी सीध में यहां देख लो, यहां आपके पास मेरा बेटा इतनी आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी है और ये मेरा बेटा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को इसके ऊपर लाके जोड़ोगे तो वापस आप टोटल एनर्जी वाली लाइन के ऊपर ही आ रहे होगे। क्लियर हो गया? इतना हिस्सा कॉपी कर लो।